Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सुपर टेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम लेकर आए हैं 3 टॉपिक एक साथ, जिसमें देखेंगे पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान को, जो आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, और 10 नंबर का शिक्षण कौशल और 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान। इस तरह आपके एग्जाम में तीनों टॉपिक से 30 अंक पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन पहला, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड, कलरा, जुखाम, मलेरिया। तो वायरस टाइफाइड की बात करी गई है, तो टाइफाइड और कलरा, मलेरिया ये जल जनित रोग है। जुखाम जो है ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला संक्रमण रोग है। इसके लक्षणों में खांसी, गले की खराश आती है, नाक का स्राव या नाक का बहना और ज्वर भी आता है। यह आमतौर पर 1 सप्ताह में समाप्त भी हो जाता है। इसका जो मुख्य विषाणु है राइनो वायरस है। तो इस तरह आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लो फेट गैस, लोक पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लोकल पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर 2 का आंसर करिएगा और अपनी तैयारी को भी जज कर लीजिएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये एलपीजी का संक्षिप्त रूप है। एलपीजी जो होती है ये घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी के जो मुख्य अवयव होते हैं वो ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि एलपीजी किसका मिश्रण है, तो आपको आंसर करना है ब्यूटेन और प्रोपेन का। आजकल जो है एलपीजी शीतलक के रूप में भी इसका जो है सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं, उसके स्थान पर इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है। तो वह कौन सा राज्य है जिस राज्य में नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिएगा आप सभी लोग। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह जो पर्वत है ये एक ग्रंथि है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं, ऐसा कुछ आप समझ लीजिएगा। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर जो होता है उसे दोदा बेटा कहते हैं। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर है। दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, ये भी नोट डाउन करिएगा, दूसरी पॉइंट भी। और दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईगुड़ी 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। तो इस तरह 3-4 पॉइंट जो आपको हमने बताया वो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। 2 दिन नेटवर्क ना होने के कारण हमारे यहाँ वीडियो हमारी नहीं अपलोड हो पाई थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। पृथ्वी पर पहुँचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें और बीटा किरणें। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लगाइएगा। ओजोन परत जो होती है वो पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें
आप इसे भी नोट डाउन करिएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ये ओजोन परत जो है सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की जो 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक जो भाग है ओजोन का यहाँ मौजूद है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीप का पठार। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाएं इसके मध्य में स्थित है। मालवा का पठार में राजस्थान मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है। यह पठार लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में मालवा पठार स्थित है। मालवा का पठार जो है विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। यह एक लावा पठार है, यह भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, असंगठित वर्ग सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। तो कौन सा सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम से नहीं है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। यह एक बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम है, जबकि यहाँ आम आदमी बीमा योजना ऑप्शन ए में जो आपको देख रहे हैं आप, तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और असंगठित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 कार्यक्रम के अंतर्गत ये है। तो गरीबी कम करना का संबंध बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। तो किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा गरीबी कम करना। इसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। शेष तीनों विकल्प जो है आपके धारणीय विकास, वातानुकूलन और कागज के थैलों का प्रयोग सीधे सीधे पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित हैं, जिसमें से वातानुकूलन का पर्यावरण पर नकारात्मक और धारणीय विवरण तथा कागज के थैलों का प्रयोग सकारात्मक प्रभाव डालता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। है प्राकृतिक संसाधनों के, भौतिक संसाधन के, औद्योगिक संसाधन के, सामाजिक संसाधन के। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। स्थायी विकास प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में अंतर्गत, पीढ़ीगत और संवेदनशीलता की घटना ही स्थायी विकास को बिना प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण के आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना कहा जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन जो है अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि
नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है। अगर वीडियो आपको स्पीड में लग रही हो तो आप YouTube के फीचर्स का प्रयोग करें, जिसमें आपको 3 डॉट दिखाई देंगे, इस पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ से आप अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको वीडियो स्पीड में लगे तो आप धीमा कर लीजिएगा, अगर धीमा लगे तो स्पीड कर लीजिएगा। एक बार फिर से आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ शिक्षक भर्ती से संबंधित या आप किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलेगी। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ये आप चौथी, पाँचवीं या छठी की क्लास में पढ़े होंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहा जाता है। नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। इसी कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो आप पॉइंट दर पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत में जनांकिकी इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है 1921, 1947, 1951, 1982। तो भारत में जनांकिकी इतिहास में महाविभाजन का वर्ष 1921 माना जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। वर्ष 1921 से पहले देश में जन्मदर एवं मृत्यु दर उच्च रही, इसी कारण जनसंख्या में वृद्धि धीमी रही और 1920 से मृत्यु दर में कमी हुई और जनसंख्या लगातार बढ़ती रही। इसलिए 1921 को भारत में जनांकी इतिहास में महाविभाजन का वर्ष माना जाता है। तो आप हर एक पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शिक्षण सिद्धांतों में निहित है। शिक्षण का व्यवहार, छात्र का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। शिक्षण सिद्धांतों में निहित है तो छात्र का व्यवहार। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब है। मानव एक विकासशील प्राणी है। इस प्रश्न का आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सबसे पहले इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अधिगम से शिक्षण का संबंध होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्रियाशीलता का सिद्धांत शिक्षण अधिगम का सिद्धांत नहीं होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यवस्तु और ऑप्शन डी है आपका ये सभी। तो शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष जो हैं शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यवस्तु ये सभी होते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा ये सभी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण सिद्धांत अधिनियम है। अभ्यास, क्रियाशीलता, प्रत्यक्षीकरण ये सभी। शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम ये सभी हैं अभ्यास, क्रियाशीलता, प्रत्यक्षीकरण। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया ब्रूनर ने, बीओ स्मिथ ने, फ्लैंडर्स ने, सुकरात ने।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सुकरात ने किया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण को पूर्व विज्ञान पर ही नहीं विज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? इज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। शिक्षण को पूर्व विज्ञान पर ही नए विज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन जो है किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, मूक, सक्रिय, निष्क्रिय, इनमें से कोई नहीं। तो व्याख्यान विधि में छात्र जो है सक्रिय बने होते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है, उपयुक्तता, क्रमता, भाषा, ये सभी। तो स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं मानी जाती है, ना तो आपका ऑप्शन ए और ना बी क्रमता ना भाषा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भ्रमण प्रविधि के चरण हैं शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, उपर्युक्त सभी। तो भ्रमण प्रविधि के चरण होते हैं, तो जी ये आपका ऑप्शन ए है, ये भी आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सभी भ्रमण प्रविधि के चरण हैं शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन और पर्यटन स्थल हेतु सामग्री। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान में शैशवकाल की अवधि है। जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। मनोविज्ञान में शैशवकाल की अवधि जन्म से 6 वर्ष मानी जाती है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मानव एक विकासशील प्राणी है और जन्म से लेकर जीवन के अंत तक उसका विकास होता रहता है। बालक जब संसार में आता है तब उसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता। शिक्षा मनोविज्ञान में विकसित हुए बालक को मनोवैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा है। पहला आपका शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। और शैशवावस्था की बात यहाँ की गई है, तो ये समझिएगा आप या नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में कि इस अवस्था को जीवन का आधार कहा जाता है, जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है और इसकी अवधि जो है जन्म से 6 वर्ष मानी जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा किस व्यवस्था पर बल देती है? व्यवस्था आबलिक बच्चे, बच्चे आबलिक परिवेश, परिवेश आबलिक समाज, परिवेश आबलिक व्यवस्था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समावेशी शिक्षा व्यवस्था आबलिक बच्चे पर बल देती है। समावेशी का मतलब होता है कि सबको मिलाकर, चाहे वो दिव्यांग हो या पिछड़े बालक हो। तो समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए हैं।
तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगर क्वेश्चन की स्तर को कठिन करना चाहेंगे एग्जामिनर तो इस तरह क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं देकर। समावेशी शिक्षा व्यवस्था और बच्चों पर विशेष बल देती है, जो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं है? आनुवांशिक संचरण, मूल्यों व विश्वासों का अर्जन, संस्कृतियों की रीतियों एवं मानदंडों को सीखना, कौशल जीवन पर परिचर्चा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। समाजीकरण की प्रक्रिया में आनुवांशिक संचरण सम्मिलित नहीं है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है। जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में रूपांतरण समाजीकरण के माध्यम से होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया समाज, संस्कृति, व्यवहार, मूल्यों, सिद्धांतों, रीति रिवाज आदि का समावेशन होता है। किंतु आनुवांशिक संचरण जो है समाजीकरण का भाग नहीं है। तो इस तरह आपका यहाँ पूछा गया था क्वेश्चन में कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संज्ञानात्मक विकास किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? मूलर, विभाजे, वाइगोत्स्की, स्टेन, पावलर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बालक द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने का और मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान में केंद्रित किया जाता है। रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने बच्चों में उच्च संज्ञानात्मक कार्यों के विकास से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में संज्ञानात्मक विकास एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य क्या है? विद्यालय का वातावरण, समाज का वातावरण, विश्व का वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है, क्योंकि आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य है विद्यालय का वातावरण। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। जो शिक्षण उन्हें प्रदान किया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य है बालक, विद्यालय का वातावरण व शिक्षक से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक प्रभावशाली अध्यापक या अध्यापिका में क्या गुण नहीं होना चाहिए? बच्चों के संपर्क में रहना, सामूहिक गतिविधि, अधिगम पर बल, सरल स्वभाव, पुस्तक से उत्तर लिखवाने पर बल। आशा करता हूँ कि अब तक आप अपना आंसर लगा चुके होंगे।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। पुस्तक से उत्तर लिखवाने पर बल नहीं देना चाहिए। एक प्रभावशाली अध्यापक या अध्यापिका को बच्चों के संपर्क में रहना चाहिए। सामूहिक गतिविधि अधिगम पर बल देना चाहिए। सरल स्वभाव का होना चाहिए, क्योंकि ये उसके अच्छे गुण होते हैं। और यहाँ पूछा गया था कि क्या गुण नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोहलर, हार्वर्ड गार्डनर। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब है, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं हार्वर्ड गार्डनर, और एक मनोवैज्ञानिक भी हैं। इन्होंने सन 1983 में इसे प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के द्वारा बुद्धि की अवधारणा को और अधिक शुद्धता से परिभाषित किया गया, और उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बुद्धि, बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। तो आप हर एक पॉइंट को नोट डाउन करिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए लाभकारी होगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के किस सिद्धांत पर बल देती है? सक्रिय सरल, सक्रिय जटिल, सक्रिय सामाजिक, सक्रिय पारिवारिक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, सक्रिय सरल। राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा 2005 यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों, अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। यह मार्गदर्शी सिद्धांत पर बल देती है ज्ञान को स्कूल के बाहर जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, और राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम को सक्रिय सरल रूप प्रस्तुत करती है। बहुत बार इससे क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में। अगले प्रश्न की ओर। अधिगम को क्या प्रभावित नहीं करता? परिपक्वता, उत्प्रेरणा, व्यवहार, युक्तियां। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। व्यवहार अधिगम को प्रभावित नहीं करता। अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का हृदय या दिल कहा गया है। अधिगम का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान बताया गया है, क्योंकि शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य सीखना होता है। विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वजह से मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम या सीखना कहा जाता है। अधिगम को व्यवहार प्रभावित नहीं करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अभिप्रेरणा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, शिक्षक। व्यवहार समझने के लिए अभिप्रेरण प्रत्यय का अध्ययन अति आवश्यक है। प्रेरणा एक सक्रिया है जो जीव की क्रिया के प्रति उत्तेजित करती है तथा सक्रिय करती है। अभिप्रेरणा जो है प्रदान करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। शिक्षक जो है बालकों को आकांक्षाओं, प्रोत्साहन, दंड आदि के माध्यम से प्रेरणा हेतु प्रेरित करता है। तो इस तरह आपके तीनों टॉपिक से हमने आपको प्रश्न करवा दिए हैं इस वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।